अस्सलाम वालेकुम। मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मेडिकल। आज मैं उस अलामत के बारे में, उस मर्ज़ के बारे में कुछ आपके लिए आगाही पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर दूसरा तीसरा मरीज़ मेरे पास जो आता है उसका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे शदीद कब्ज़ है और मैं क्या करूँ। मुझे तो कभी कभी यूँ लगता है जैसे कि पूरा पाकिस्तान ही मकबूजा हो यानी कब्ज़-ज़दा हो। बहर तौर कमिंग टू द इशू, सबसे पहले ये आप सुन लीजिए कि कब्ज़ है क्या। बाज़ लोग अगर एक दिन पाखाना ना आए तो अगले दिन इंतहाई परेशानी के आलम में वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी उनको कब्ज़ हो चुकी है, हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल कब्ज़ आने का मकसद ये है कि बाज़ लोगों को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही हाजत होती है और ये भी परफेक्टली नॉर्मल है। असल बात यह है कि अगर आपको पाखाना सख्त आ रहा है, उसके लिए ज़ोर लगाना पड़ रहा है और कम मिकदार में आ रहा है, तो उस चीज़ को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, तो अब आगे चलते हैं कि कब्ज़ होती क्यों है। उसके लिए बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें आप ख़ुद भी शामिल हो सकते हैं कि आपकी वजह से कब्ज़ है, और बाज़ औक़ात उसका आपको आइडिया नहीं होता कि ये कब्ज़ क्यों चल रही है। बाज़ मौरूसी तौर पर कई फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि वो यही समझ लीजिए कि उन फैमिलीज़ में कुछ इंटेस्टिनल मोटिलिटी का प्रॉब्लम होता है, जो कि प्रॉपर न होने की वजह से कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती है। उसके अलावा सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल जो हम फाइबर छोड़कर जो हम सफ़ेद आटा और उसके अलावा कम फाइबर वाली डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर कब्ज़ हो जाती है। पानी की कमी एक और वजह है। इसके अलावा जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो उधर इस अमल से जल्दी गुजरने के दौड़ में, ताकि हम बाकी मामलात को सीधा कर सकें, उस सिलसिले में भी फिर मुकम्मल तौर पर अजाबत नहीं हो पाती। फिर आप आ जाइए, कई ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की, कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो आप ले रहे हों, तो उस सूरत में भी उनकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। कुछ बीमारियां हैं जैसे पार्किंसनिज्म है, जैसे इवन डायबिटिक्स में भी इंटेस्टाइन स्लो हो जाती हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि किसी को बचपन से कोई अगर बच्चा है तो मेगा कोलान जो है, हिस्टर्न डिजीज़ जिसे कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात हाइपोथायराइडिज़म की वजह से हो सकता है। तो ये वो सारी वजूहात हैं जो कि कब्ज़ का बायस बन सकती हैं। अब मसला ये आता है कि आपने कब्ज़ को ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ यहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो यही है कि आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, लेकिन अब एकदम न लीजिए, क्योंकि अगर एकदम आप फाइबर की मिकदार बढ़ाएंगे तो पेट में उफारा हो जाएगा और डिस्टेंशन, और आप और परेशान हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता खुराक में फाइबर बढ़ाइए ताकि आपके इंटेस्टाइन में इश्तहा पैदा हो और इस तरह आपकी कब्ज़ ख़त्म हो। फिर ये है कि अगर आप देखें अपने मामूलात को देखें, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको चाहिए कि पानी आप मुनासिब मिकदार में पीजिए। फिर अपनी उम्र के मुताबिक आप ज़रूर अपने आप को एक्सरसाइज में एंगेज करें। सुस्ती, काहली और बैठे रहना न सिर्फ आपको बिठाए रखता है, बल्कि फिर आपकी इंटेस्टाइन भी स्लो हो जाती हैं, उनमें वो शिद्दत नहीं रहती, लिहाजा आप अल्टीमेटली कब्ज़ का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा अपने मामूलात में अपने आप को एक्सरसाइज में ज़रूर अपने मामूलात कैसा बनाएं। फिर बात ये आ जाती है कि क्या आप किसी और ऐसे अमल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक चीज़ है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। वो क्या है, जो ही आप नाश्ता करते हैं सुबह सुबह, तो जो आपके मैदे में जब खुराक जाती है तो ये सिग्नल देती है आपकी बड़ी आंत को, और जब बड़ी आंत को सिग्नल मिलता है उसका नतीजा ये निकलता है कि वॉशरूम की हाजत महसूस होती है। अब उस वक्त चीज़ को डिले ना करें। अच्छा, बार बार हाजत को डिले करने से भी फिर कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये बात आप समझ लीजिए कि आपने दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर इन
باقی چیزوں سے، باقی ان ریمیڈی سے جو میں نے بتائی ہیں، آپ کی قبض ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو دوائیوں میں جو ہے سینا کی میڈیسن ہے، لیگزوبران وغیرہ، تو ان دوائیوں سے کبھی کبھار آپ یہ لے کر ایک دفعہ عجابت کا سلسلہ شروع کریں۔ ایک بات جو بڑی قابل غور ہے، اور وہ پرٹیکولرلی عمر رسیدہ لوگوں کے بارے میں ہے، کہ وہاں پر جب قبض ہوتی ہے تو بڑی آنت کا جو فنکشن ہے وہ ہے یہ کہ وہ سٹول سے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے، اور اگر سٹول وہاں پر زیادہ دیر پڑا رہے گا تو سٹول سخت ہو جاتا ہے، وہ سدے بن جاتے ہیں۔ اب وہی جو سٹول ہے بذات خود جمع ہو کر وہ ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، پرٹیکولرلی ایلڈرلی لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی بات ہو تو جب ان کو اوپر سے کوئی قبض کشا دوائی دی جاتی ہے تو الٹا ان کو تھوڑا بہت لوز سا پانی، تھوڑا بہت لوز موشن آ جاتا ہے، جس کو ہم سوڈو ڈائریا کہتے ہیں۔ لہٰذا ان ایلڈرلی جب کبھی قبض یا اس کے علاوہ یہ سوڈو ڈائریا والی علامات ہوں تو ڈیجیٹل ایویکویشن سے، یعنی آپ ہاسپیٹل میں لے جائیں تو اس میں گلوز پہن کر ریکٹم کو صاف کیا جائے، تاکہ ایک دفعہ وہ جو ہارڈ سٹول ہے وہ باہر نکلے گا تو پھر باقی سٹول جو فائبر کی مقدار زیادہ ہوگی، جو مریض پانی زیادہ پینے کی کوشش کرے گا، اور اگر میڈیسن کی ضرورت میڈیسن لے گا تو پھر اس صورت میں قبض بہتر ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو کارآمد ثابت ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی۔ ایک آخر میں بات جو میں بتانا بھول رہا ہوں اور نہیں بھولنی چاہیے، اور آپ بھی نہ بھولیے گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہو، اگر آپ کی قبض ریسنٹ آن سیٹ کی ہو، اور اگر کبھی آپ کو پاخانے میں ساتھ خون آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقیناً گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس جا کر کولونوسکوپی کروانی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کہیں خدا نخواستہ اندر کوئی رسولی تو نہیں جنم لے رہی، جس کی وجہ سے یہ ساری علامات ہو رہی ہیں۔ اور اگر بر وقت رسولی کا پتہ چل جائے تو اس سے انسان کی جان بچ سکتی ہے، بلکہ اس حد تک بھی ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں یہ قابل عمل نہیں ہے بیکاز آف لیک آف اویئرنیس، کہ 50 سال سے اوپر جو اچھے ہیلتھ سسٹم ہے وہاں پر اگر مریض کو کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی کولونوسکوپی کی جاتی ہے، جس کو اسکریننگ کولونوسکوپی کہتے ہیں، جس سے ہمیں کینسر اگر ابتدائی طور پر مل جائے، اس کو ہم ریموو کر دیں تو مریض کی جان بچ سکتی ہے، اور مریض کسی بڑی کیٹاسٹرافی سے بچ سکتا ہے۔ شکریہ۔